ताश के पत्ते। जुर्म की बिसात पर खेली जाने वाली खूनी बाजी एक सनसनीखेज और दिलचस्प तरीन एडवेंचर नावल। मुसन्निफ अलीमुल हक हक्की। 14 किश्तियों के दरमियान बहुत सख्त मुकाबला हो रहा था। अगली 8 किश्तियों के दरमियान बमुश्किल 12 गज का फासला था। जिम और बग्स की गैर मौजूदगी में रेस बहुत क्लोज हो गई थी। आखिरकार 4 नंबर किश्ती सिर्फ 1 फीट के फासले से जीत गई। दूसरी किश्तियों से तालियां बजाने की आवाज़ें आने लगीं। जॉन फ्रॉडिक ने इससे पहले कभी कोई रेस नहीं जीती थी। वो अच्छा किश्ती रहा था, लेकिन चैंपियनशिप के काबिल नहीं था। जिम, बग्स और निकोलस की मौजूदगी में इसकी दाल नहीं गलती थी, लेकिन इसे पसंद किया जाता था, एहतराम दिया जाता था, इसलिए कि वो हर रेस में शरीक होता था और जीतने की सरतोड़ कोशिश करता था। इसी मुस्तकिल मिजाजी की वजह से वो क्लब का कमोडोर बना दिया गया था। डॉक पर रेस के दूसरे शुरा फ्रॉडिक के गिर्द जमा हो गए। उन्होंने इसे पकड़कर हाथों पर उठा लिया, चंदा में आगे पीछे झुलाते रहे, फिर से पानी में फेंक दिया। ये क्लब की रिवायत थी। पहली बार रेस जीतने वाले के साथ यही सलूक किया जाता था। फिर वो सब चीखने लगे, फ्रॉग ए विनर, 3 चेयर्स फॉर फ्रॉग, फ्रॉग फ्रॉग। आवाजें बुलंद होती गईं। मारिया फ्रॉडिक अंदर ही अंदर खोलती रही। वो दांतों से होंठ काटते जा रही थी। वो अपने जज्बात छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये आसान काम नहीं था। जॉन कॉलेज के ज़माने में चैंपियन पैराग था, इसलिए इसके दोस्त इसे फ्रॉडिक की बजाय फ्रॉग कहकर पुकारते थे। मारियो को ये निकनेम बहुत बुरा लगता था। फ्रॉग सुनकर इसके तस्वुर में मेंढक की छवि उभर आती थी, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसे शौहर के इस निकनेम के साथ जिंदगी गुजारना थी। इसे शौहर की जीत पर अफसोस होने लगा। इस जीत की वजह से ये फ्रॉग का चक्कर फिर शुरू हो रहा था। जेन होवर दोपहर को सोकर उठी। वो नहाने की तैयारी कर रही थी कि उसने रेडियो पर खबर सुनी, रॉक को कत्ल कर दिया गया। इसका दिमाग सनसनाने लगा। इसने सिगरेट सुलगाई और अपने बिखरे हुए ख्यालात को मुजतमा करने की कोशिश करने लगी। रोकू कत्ल हो गया, इसका जाली करेंसी का बिजनेस बेनकाब हो गया, इसका प्रिंटिंग प्रेस दरियाफ्त कर लिया गया। वो भी गिरफ्तार नहीं हुई थी। इसका मतलब था कि पुलिस को अभी इसके मुतालिक मालूम नहीं हुआ, और शायद होगा भी नहीं। रोकू अपने राब्तों के नाम और पते लिखकर रखने का कायल नहीं था। अब क्या होगा? वाइटी? नहीं, वो ज़बान नहीं खोलेगा। वैसे भी वो इसके नाम से वाकिफ नहीं। गायला? वो दोनों एक जैसी मुश्किल में थी। गायला पकड़ी गई तो वो ज़बान ज़रूर खोल देगी, लेकिन गायला बहुत तेज़ है, वो पहली फुर्सत में फ़रार हो जाएगी। वो एयरलाइन में है, इसके लिए फ़रार होना कोई मसला ही नहीं। अलबत्ता जेन का मामला और है। वो भागेगी तो शकूक जन्म लेंगे, तो भागने की ज़रूरत ही क्या है? खामोश बैठ कर इंतज़ार ना किया जाए। और उसे सिगरेट एशट्रे में मसल दिया। $2 लाख। अब वो इस रकम इसकी थी। रोकू आप अपना बॉस था, इससे ऊपर कोई भी नहीं था। वाइटी के सिवा कोई इसके करीब नहीं था। वाइटी ही वाहिद खतरा था, लेकिन वो जेल में तवील अरसा गुजारेगा और ज़बान नहीं खोलेगा। वो पुराने ज़माने का वफादार गुलाम था, जो अपने आकर रोकू के कहने पर कुछ भी कर सकता था। इससे कोई ख़तरा नहीं था, यानी 2 लाख रकम अब इसकी थी। उसने वक्ती तौर पर सूटकेस वहीं छोड़ने का फैसला किया। वो उठी और बाथरूम में चली गई। नहाते हुए उसने सोचा कि इसकी बाहर लोगों से भी तो दोस्ती है, वो भी काम आएंगे। लास वेगस में सुबह का वक्त था जब लुई ने यह खबर सुनी। इसे एडी ने फ़ोन पर बताया। एडी जानता था कि लुई का रोकू से किस तरह का ताल्लुक है। अब तो वो ताल्लुक की नौयत भी समझ सकता था, लेकिन अनजान बने रहने में बेहतरी थी, लिहाजा इसने इसका इजहार नहीं किया। लुई ने इसका शुक्रिया अदा किया। 2 घंटों बाद लुई को तफसीलात मालूम हुई तो वो परेशान हो गया। लेफ्टी एंजेलो अस्पताल में? नहीं चलेगा। लेफ्टी इसके मुतालिक बहुत कुछ जानता था, और ये ओवरटन भी यकीनन कोई बड़ी चीज़ है, इसलिए कि लेफ्टी कोई मामूली आदमी नहीं था। अपनी फील्ड में वो माहिर तरीन आदमी था। पुलिस को जैक्सन की तस्वीर वाली प्लेटें मिल गईं, लेकिन ग्रांट की तस्वीर वाली प्लेटों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लुई ने जाली नोट छापने वाली वो प्लेटें देखी थीं। वो बहुत उम्दा थीं और अब तक इन्हें इस्तेमाल भी नहीं किया गया था। लुई जानता था कि रोकू ने इन्हें कहाँ छुपाया होगा। वो इन्हें हासिल करके वेगास में अपना धंधा शुरू कर सकता था। वो करोड़ों की चीज़ थी। इसे तेज़ी से हरकत में आना चाहिए था। आज ही वो स्पाइडर को अपने साथ लेकर जाएगा। स्पाइडर इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा और लेफ्टी को भी ठिकाने लगा देगा।
मैरी बेंसन अभी तक नहीं मिली थी। किसी तावान का मुतालबा भी सामने नहीं आया था। पुलिस जानती थी कि इसे ओवरटन ने अगवा किया है और वो फेयरपोर्ट ही में कहीं मौजूद है। यह अगवा करना ओवरटन का स्टाइल तो नहीं है, जिम ने कहा। वो ग्रैडी, बग्स, बेली और फीरो के साथ बैठा हुआ था। इसे दौलत से दिलचस्पी नहीं है। वो $2 लाख रोको की लाश पर डालकर चला गया था। इसे सिर्फ एक चीज़ में दिलचस्पी मालूम होती है, कत्ल में, जिम बोल रहा था। आपको तवक्का है कि वो मेरी बेंसन को कत्ल कर देगा? फीरो ने कहा। जिम ने इस बात में सर हिलाया। हो सकता है कत्ल हो चुका हो। लाश आज हमें मिल जाएगी ताकि यौमिया एक कत्ल का तसलसल कायम रहे। लानत हो इस पर। वो चलता फिरता सांस लेता जिंदा टाइम बम है, जिम गुर्राया। ऐसा लगता है कि तुम इसके दिमाग में बैठे इसके लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हो, बग्स बोला। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। लाश हमें ना मिली तो शायद वो खुद हमें बता देगा कि लाश कहाँ है। मैंने सेनेटर बेंसन को फ़ोन किया था। इसने खिलाफ तवक्का सुकून से ये खबर सुनी। मैंने कहा कि हम मैरी को ढूंढ निकालेंगे। और क्या कहता? सैम गैडी बोला। बेली ने सर झटकते हुए कहा, कमबख्त हमें बुरी तरह दौड़ा रहा है। हमें तफ्तीश तक की मोहलत नहीं मिल रही। सोचने की भी मोहलत नहीं। काश वो किसी तरह मेरे हाथ आ जाए। काम की बात करो। फीरो ने इसकी बात काट दी। हमने फ़र्ज़ किया है कि ओवरटन तयशुदा लाइहा अमल के तहत काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मैरी का अगवा भी मंसूबे का हिस्सा है, फीरो बोल रहा था। मुमकिन है इसके मंसूबे में मैरी की जगह सेनेटर बेंसन हो, बग्स ने कहा। मत भूलो कि मैरी यहाँ सेनेटर की नुमाइंदगी कर रही थी। मैं इसी तरफ आ रहा था। मैरी को तकरीर करनी थी और मुजस्मे की नकाब कुशाई भी। फ़र्ज़ कर लें कि तकरीब कैंसिल नहीं हुई। इस सूरत में मुजस्मा, माय गॉड, मुजस्मा, बग्स चिल्लाया। जिम उछलकर खड़ा हुआ। हमें कोशिश तो करनी होगी। सैम और स्पाइक, मेरे साथ आओ। गस और टॉम, हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। वो वहाँ पहुँचे। उन्होंने मुजस्मे की नकाब हटाई तो मैरी बेंसन वहाँ मौजूद थी। वो बरहना थी। इसके पूरे जिस्म को अमूदी पट्टियों की शक्ल में 3 रंगों से पेंट किया गया था, सुर्ख, सफ़ेद और नीला। वहीं एक टाइप शुदा नोट पड़ा हुआ था। फेयरपोर्ट की 200 साला गुड़िया। नोट के साथ हुक्म का सत्ता स्टेपल किया गया था। बाद में डॉक ब्रॉडी ने बताया कि मैरी की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादती की वजह से हुई है। पेंट ने मसामात बंद करके ऑक्सीजन का रास्ता बंद कर दिया था, लेकिन मैरी इससे पहले ही मर चुकी थी। रिपोर्ट में मुजरिमाना हमले का भी तस्करा किया गया था। ओवरटन कातिल ही नहीं था, रेपिस्ट भी था। उन्होंने इलाके को खंगाला। एक झाड़ी पर गहरे सुर्ख रंग का धब्बा नजर आया। दूर से वो खून लग रहा था, लेकिन करीब से देखने पर सुर्ख पेंट साबित हुआ। मैरी की लाश को मुजस्मे के करीब ही लिटाकर इस पर पेंट किया गया था। इस धब्बे से 40 फीट दूर जंगल में गस बेली को टपाइलो सुगार के 2 टूटे हुए पड़े नजर आए। वो ताज़ा लग रहे थे। वो गैर अहम भी हो सकते थे, लेकिन ये इम्कान भी था कि वो ओवरटन के फेंके हुए हों। गस बेली ने एक महूम एहसास के ज़ेरे असर दूसरों की तरफ देखा। वो सब लाश को देख रहे थे। बेली वो टोटे सिर्फ चीफ को दिखाना चाहता था, लेकिन चीफ इस वक्त बग्स से बातें कर रहा था। बेली ने बड़ी एहतियात से इन टोटों को उठाकर टिश्यू पेपर में रखा और टिश्यू पेपर में लपेटकर जेब में रख लिया। इसे चेक करना था कि क्या ओवरटन टपारिलो पीता है। वैसे तो इर्द गिर्द मौजूद लोगों में भी बहुत से टपारिलो सुगार पीने वाले थे। इसे सोचा कि चेक करने के बाद वो इन्हें फ्लश में बहा देगा। धूप निकली हुई थी और खासी गर्मी हो रही थी, मगर बेली के जिस्म में सर्द लहर सी दौड़ गई। अगर जिम को पता चल गया कि उसने एक मुमकिन शहादत को डिस्टर्ब किया है, तो शायद इसके अपने टोटे भी फ्लश में बहा दिए जाएं। एलिस बग्स ग्रैंड सेंट्रल से 3:12 वाली ट्रेन में बैठी थी। ट्रेन को 4:50 पर फेयरपोर्ट पहुंच जाना था। ट्रेन में बैठकर एलिस ने अपने तने हुए आसाब को पुरसकून करने की कोशिश की। इसकी माँ ने भी इसके आसाब ज़दगी को महसूस कर लिया था और इसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो क्या करती। आसाब इसके इख्तियार में तो नहीं थे। इसने आंखें मूंद ली और स्पाइक के बारे में सोचने लगी। पिछले चंद हफ्तों में स्पाइक अजीब सा हो गया था। वो खोया खोया सा रहता था, गायब दिमाग। और ये कत्ल का सिलसिला शुरू होने से पहले से था। क्या इसकी ज़िंदगी में कोई और औरत आ गई थी या औरतें आ गई थीं? इसकी शर्ट से अक्सर इसने नामानूस खुशबू उठती हुई महसूस की थी, इसलिए वो और अपने खोल में सिमट गई थी। इसका नतीजा ये निकला कि स्पाइक इससे कुछ और दूर हो गया। वो एक दूसरे से बात भी कम ही करते थे। इनके दरमियान राब्ता ख़त्म होता जा रहा था। ये इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी को क्या हो गया? वो खुशियाँ कहाँ गईं? एलिस को एहसास हुआ कि वो बेवकूफ़ है। शक करने वाली औरतें बेवकूफ़ ही तो होती हैं। वो जानती थी कि स्पाइक इसके लिए अहम है,
वो इसके बगैर नहीं जी सकती। तो इसे क्या करना चाहिए? इसे बेबाकी का वो मुजाहिरा करना चाहिए जो स्पाइक इससे तलब करता है। बिस्तर में स्पाइक एक नॉर्मल आदमी नहीं, तो खुद उसे भी एबनॉर्मल हो जाना चाहिए। इसे मोहब्बत के वालेहाना जिस्मानी इजहार की टेक्निक अपनाना होगी। इसे अपने हुस्न के जादू को काम में लाना होगा। अभी कुछ बिगड़ा तो नहीं था। इसके जिस्म में सनसनी दौड़ने लगी। इसका जी चाहा कि उड़कर फेयरपोर्ट पहुंच जाए और स्पाइक से लिपट जाए। ट्रेन 5 बजे फेयरपोर्ट पहुंची, 10 मिनट लेट। वो स्पाइक की तलाश में प्लेटफॉर्म पर नजरें दौड़ाती रही, लेकिन वो इसे लेने नहीं आया था। मायूस होकर वो टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गया। जूडी ने दोपहर का बेशतर हिस्सा बहन के घर गुजारा। ब्रेंडा इसकी आमद पर हैरान भी थी और खुश भी। 6 साल की बड़ाई छोटाई के बावजूद वो एक दूसरे से बहुत करीब थी। जूडी अब भी पुरसकून थी। इसने डेजी के फूलों और डेविड ओवर्टन के कार्ड के मुतालिक किसी को कुछ नहीं बताया था। इसे डर था कि पीटर बॉन्ड को मालूम हो गया तो फौरन इसे बोस्टन वापस बुला लेगा और ये राज कारामद भी साबित हो सकता था। ओवर्टन को कैसे मालूम हुआ कि वो फेयरपोर्ट आ रही है? मेरा पुराना निकनेम याद है, लिटिल मिस पीट? इसने ब्रेंडा से पूछा। ब्रेंडा हैरान हुई, इसे याद नहीं था। जूडी ने ब्रेंडा को अपनी आमद का सबब बताया। ब्रेंडा इसे कत्ल के हर केस के बारे में जस्ता जस्ता बताती रही। जिम के तस्करे पर इसकी आंखें चमकने लगती थीं। दोनों देर तक बातें करती रहीं। फिर ब्रेंडा चाय लेकर आई। चाय के दौरान गुफ्तगू का रुख सैंडी की तरफ मुड़ गया। जूडी, मैं सैंडी का इस सुबह का चेहरा नहीं भूल सकती हूँ। नाइस के कहे हुए लफ्ज़, डैडी डैडी, उसने मेरी गुड़िया को मार डाला। ये याद करके ब्रेंडा के जिस्म में थरथरी दौड़ गई। जूडी इसकी हालत देखकर अफसरदा हो गई। बस इस मसले का एक ही हल है, तवज्जो और मोहब्बत। और ब्रेंडा ने आंसू पोंछते हुए कहा था, इतना आसान हल? आसान नहीं, बहुत मुश्किल है, ब्रेंडा ने कहा। जूडी ने इसे लिपटा लिया। दोनों देर तक इसी तरह बैठी रहीं। ब्रेंडा चाहती थी कि जूडी इसके घर काम करे, लेकिन जूडी ने बताया कि इसके दफ्तर वाले ये नहीं चाहते। इसने डिनर के लिए रुकने से भी माजरत कर ली क्योंकि इसे पीटर बॉन्ड के फ़ोन की तवक्का थी। वो जिम से मिलना चाहती थी, लेकिन जल्दी की ज़रूरत भी नहीं थी। अभी से खासे दिन यहाँ काम करना था। वो जिम को ऐसे वक्त में डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती थी। जूडी रुखसत हो रही थी कि सैंडी जाग गई। इसका जर्द चेहरा देखकर जूडी धक से रह गई। सैंडी खाली खाली नज़रों से इसे देख रही थी। ब्रेंडा ने नरमी से सैंडी का हाथ थाम लिया। सैंडी, तुम्हें अपनी जोड़ी आंटी याद है? सैंडी बदस्तूर खाली नज़रों से इसे देखती रही। जूडी इसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। देखो, मैं तुम्हारे लिए हवाई से कैसी ज़बरदस्त गुड़िया लाई हूँ। सैंडी की आंखें फैल गईं। एक लम्हे को ऐसा लगा कि वो पलट कर कमरे से भाग जाएगी। इसकी आंखों में आंसू आने लगे। फिर से गुड़िया को सीने से लगा लिया। शुक्रिया जूडी आंटी, इसने धीरे से कहा। ब्रेंडा बेसाख्ता मुस्कुरा दी। ये तो मौजज़ा हो गया जूडी। फेडरल एजेंट से भरा हुआ तैयारा शाम 5:30 बजे ब्रिज टाउन एयरपोर्ट पहुंचा। जिम थीचर की क़यादत में ट्रेजरी एजेंट्स को एक मकामी एजेंट स्टैमफोर्ड में शेरटन मोटर इन लेकर गया, जहां उन्होंने फौरी तौर पर रोकू के जाली नोटों के ऑपरेशन की छानबीन शुरू कर दी। बॉब डिलिंगर की क़यादत में FBI के एजेंट किराए की कार में ब्रिज टाउन के हाइडे इन में पहुंचे, जहां वो सैम ग्रैडी से मिले। ग्रैडी ने इन्हें अब तक होने वाले 7 कत्ल के केसों पर ब्रीफिंग दी। ग्रैडी ने तजवीज़ पेश की कि FBI वालों को जज वॉलर और सेनेटर बेंसन की बीवी के कत्ल की आज़ादाना तफ्तीश करनी चाहिए, इसलिए कि दोनों केस इनके दायरे अमल में आते हैं। ग्रैडी खुद फेयरपोर्ट पुलिस और स्टेट पुलिस के दरमियान राब्ते का काम करेगा। इसकी मकामी फोर्स बदस्तूर जिम के साथ काम करती रहेगी। सैम ग्रैडी और बॉब डिलिंगर पुराने दोस्त थे। बॉब डिलिंगर की FBI में ज़बरदस्त साख थी। वो गैर मामूली सलाहियतों का मालिक था और FBI का अहल तरीन डिटेक्टिव माना जाता था। आम सलाहियतों के अलावा इसके पास एक इजाफी अहलियत भी थी। इसका जहन वजदानी और अदराकी था। कत्ल के मामले में इसकी कुव्वत शामा बहुत ताकतवर थी। मैरी बेंसन के कत्ल ने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया था। फेयरपोर्ट में यौमिया एक कत्ल के हिसाब से अब तक 7 कत्ल हो चुके थे। कातिल को डेविड ओवर्टन की हैसियत से शनाख्त कर लिया गया था, लेकिन डेविड ओवर्टन की परछाई भी कोई नहीं देख सका था। तमाम फोर्सेस की मुश्तरका जिद्दोजहद के बावजूद वो अभी तक आज़ाद था। ना सिर्फ आज़ाद था, बल्कि कत्ल पर कत्ल किए जा रहा था। आज 8 जून को फेयरपोर्ट के लिए एक तारीखी दिन होना था। कस्बे के क़याम का 200 साला जश्न शुरू होना था।
लेकिन एक हफ्ते में 7 कत्ल ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। खौफजदा लोग जश्न नहीं मना सकते। कस्बे के रहने वालों की नफ्सियात बहुत तेज़ी से बदल रही थी। बुध तक लोगों की परेशानी खौफ में तब्दील हो चुकी थी। जुमेरात तक खौफ हिस्ट्रिया में बदल गया। फिर डेविड ओवर्टन की शनाख्त सामने आई। हिस्ट्रिया दहशत में तब्दील हुआ और अब नफरत में। लोगों को पुलिस फोर्स से नफरत हो गई थी। ओवर्टन का गिरफ्तार न होना इनके लिए नाकाबिले फ़हम था। इधर पूरा मुल्क जहनी दीवानगी की एक लहर की लपेट में आ गया था। एक ऐसा ग्रुप वजूद में आया था जिसका हीरो डेविड ओवर्टन था। बेशुमार अंडरग्राउंड ओवर्टन क्लब बन गए थे। शर्तें लगाई जा रही थी कि ओवर्टन कितने कत्ल और करेगा। 13 कामयाब वारदातों पर 20 एक का भाव चल रहा था और 52 मुसलसल वारदातों पर 1000 एक का भाव चल रहा था। आम लोगों को इत्मीनान था कि ओवर्टन बड़े और नुमायां पोजीशन वाले लोगों को कत्ल कर रहा है। वो महज तमाशाई थे। ओवर्टन इनका स्टार परफॉर्मर था। वो इन्हें सनसनी खेजी फराहम कर रहा था। आम लोगों को जब ये इत्मीनान हो गया तो इनकी नकल मकानी का सिलसिला कम होता चला गया। फिर रुक ही गया। बहुत से लोग अपने घरों को वापस आ गए। अलबत्ता बड़े लोग अभी फेयरपोर्ट छोड़ रहे थे। ओवर्टन के सिवा किसी को नहीं मालूम था कि अगला कत्ल किसका होगा। लेकिन पिछले एक हफ्ते का परफॉर्मेंस चार्ट सामने रखकर अंदाजे कायम किए जा रहे थे। इस पर भी शर्तें लग रही थी। जिम अपनी डेस्क पर फिक्रमंद बैठा था। इसे परेशानी अपनी तरफ से नहीं थी। वो किसी भी वक्त ओवर्टन से मुकाबला कर सकता था। हथियारों का इंतखाब भी ओवर्टन ही कर लेता। लेकिन फिक्र इसे फेयरपोर्ट के लोगों की थी। लोग पुलिस पर इंहिसार करते थे और इसे लोगों को मायूस किया था। अब तक 7 अफराद कत्ल हो चुके थे। फ्रेड के मामले में जो इससे कोताही हुई थी, इस पर वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकता था। सवाल ये था कि अब किसकी बारी है। इसने स्प्रीन की 3 टिक्कियाँ पानी से लीं। सर का दर्द भी हर रोज़ बढ़ता जा रहा था। इसे सोचने के मामले में ओवर्टन को शिकस्त देनी थी। हर कत्ल इसे एक कदम पीछे और ओवर्टन को एक कदम आगे लेकर जा रहा था। इसे अपनी रफ्तार बढ़ानी थी, तभी वो इसे पकड़ सकता था। ज़रूरत इन्फॉर्मर्स की थी। 60% जुराइम सिर्फ मुखबरों की वजह से हल हो पाते हैं। पिछले एक हफ्ते से इन्हें कोई एक ठोस क्लू भी नहीं मिला था। कोई गवाह सामने नहीं आया था। ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। ओवर्टन रोज़ एक कत्ल कर रहा था और किसी ने इसे कत्ल करते नहीं देखा था। सैकड़ों ने इसे देखने का दावा किया था, लेकिन कोई दावा दुरुस्त साबित नहीं हुआ था। ये बात शकूक उभारने वाली थी। लेकिन नहीं, डिमार्को ने ओवर्टन को देखा था। 1-2 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन वो हल्फिया बयान दे सकता था कि उसने ओवर्टन को देखा है। इसका भी यही कहना था कि स्लेट ग्रे कलर की वो सर्द आंखें वो कभी नहीं भूल सकेगा। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ओवर्टन भेस बदलने का माहिर साबित हो रहा था। वो आंखें लेंस की मरहूने मिन्नत भी हो सकती थी। ऐसी आंखें तो 2 सेकंड में निकाल कर जेब में रखी जा सकती हैं। जिम ओवर्टन के पैटर्न को समझने लगा था। इसे खुद को उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज करना था। इसे कोई सुराग तलाश करना था। इसने पेंसिल से उठाई और जुम्मे के दिन जिम के एक्शन की लिस्ट बनाने लगा। वो बेहतर से बेहतर अंदाज कायम करने की कोशिश कर रहा था। इसने अपनी लिस्ट को चेक किया। वो सताइशी अंदाज में सर हिलाने लगा। सिर्फ 1.5 घंटे में ओवर्टन ने इतना कुछ कर डाला। बाकी दिन में वो क्या करता रहा। इतनी देर में तो वो आधे कस्बे को ठिकाने लगा सकता था। सबसे बड़ी बात यह कि वो इस दौरान किसी ने उसे देखा भी नहीं। हफ्ते के दिन वो जुम्मे से ज़्यादा सरगर्म रहा। जिम ने हफ्ते की भी लिस्ट बना डाली। इस वक्त से जब ओवर्टन ने रोकू को फ़ोन किया था, इस वक्त तक जब इसने मैरी बेंसन को पेंट करके मुजस्मे के कदमों में डाला था। जिम ने इस लिस्ट को भी तनकीदी नज़रों से चेक किया। राइस को जो कॉल मौसूल हुई थी, इसका हतमी तौर पर दुरुस्त वक्त मौजूद था। इससे अंदाज़ा होता था कि ओवर्टन बहुत नाइट शेड्यूल पर अमल कर रहा है। इसने टेप सुना। रोकू की और इसकी आवाज़ में सरमो फ़र्क भी नहीं था। वो तो रोकू ही की आवाज़ थी। रोकू की रूह, रोकू के ज़मीर की। हालांकि रोकू के पास तो शायद ज़मीर नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं थी। ओवर्टन ने $2 लाख रोकू की लाश पर छोड़ दिए थे। पर क्यों? क्या वो एक दयानतदार कातिल है? हालांकि ज़्यादातर कत्ल दौलत के लिए होते हैं। एंजेलो के साथ इसने जो सलूक किया, वो कोई मजाक नहीं था। इसके मुतालिक सोच कर ही जिम झुरझुरी लेकर रह गया। लेफ्टी अपने काम का माहिर पेशावर कातिल था। ऐसे ख़तरनाक आदमी का ये हशर। इससे साबित हो गया कि ओवर्टन ख़तरनाकी में पेशावर मुजरिमों से बहुत बहुत ही ज़्यादा आगे है और वो बहुत फुर्तीला था। रोकू की गाड़ी हेडक्वार्टर्स पहुंचाने के बाद भी वो हरकत में रहा था, जबकि इसकी अपनी गाड़ी घर के गैराज में खड़ी थी। बस एक बात मंसूबे से बाहर मालूम होती थी, मैरी बेंसन पर मुजरिमाना हमला। और ये हमला मैनेजर की डेस्क पर किया गया था।
वो हिमाकत थी। इसने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था। पर क्यों? ओवरटन ने मैरी को मुजस्मे के करीब लिटाकर इसके जिस्म पर पेंट किया था। जिम ने सर झटका और उठकर खड़ा हो गया। दांत पर दांत जमाए वो अपने ऑफिस में टहलने लगा। बात आगे बढ़ रही थी, लेकिन कुछ जाले साफ करने थे, और वो जाले इसके जहन में थे। ओवरटन की शनाख्त के बाद तफ्तीश रुक गई थी, इसलिए कि वो कोई और मुश्तबा आदमी सामने ही नहीं था। लेकिन फ़र्ज़ करो कि ओवरटन कातिल नहीं, असल कातिल ने इन्हें उलझाने के लिए ओवरटन को आगे कर दिया हो। शानदार। 4 दिन से किसी ने किसी और इम्कान पर गौर ही नहीं किया था। हर क्ल्यू ओवरटन की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन जिम के दिमाग में इब्तिदा से ही शक का कांटा चुभ रहा था। फ़र्ज़ कर लो कि कातिल ओवरटन नहीं है, तो फिर? तफ्तीश की गाड़ी फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर। ओह शिट! ये वो क्या सोचा है? शवाहिद ठोस हैं। 4 मौक़ों पर इसके फिंगरप्रिंट्स मिले थे। 1 मिनट, 4 दिन में 4 साफ सुथरे फिंगरप्रिंट्स? मुमकिन है वो प्रिंट दानिस्ता छोड़ गए हों, क्योंकि बाकी कहीं कोई निशान नहीं था, बल्कि हर निशान मिटा दिया गया था। फ़र्ज़ करो किसी और ने ओवरटन के वो फिंगरप्रिंट इसे फंसाने के लिए छोड़े हों। फिंगरप्रिंट्स का कोई तोड़ नहीं। फिंगरप्रिंट्स जाए वारदात पर मिल जाएं तो अच्छे से अच्छा वकील अपने मुल्ज़िम मौक्किल को पागल साबित करने पर तुल जाता है, क्योंकि इस सूरत में बचत की कोई सूरत ही नहीं रहती। शाम सर पर आ गई। ये वक्त कहाँ उड़ता जा रहा है, वो झिंझला कर रह गया। वो वक्त का हिसाब ही नहीं रख पाता था। शाम से पहले वो खुद से ये मनाजरा मुकम्मल कर लेना चाहता था। वो टॉयलेट चला गया। टॉम फिरो भी वहाँ पर मौजूद था। जिम वापस आते हुए इसे अपने साथ लेकर आया। अगर तुम किसी की लाइल्मी में किसी चीज़ पर इसकी उंगलियों के निशानात छोड़ना चाहो तो क्या करोगे? जिम ने पूछा। फिरो ने इसके चेहरे पर की संजीदगी को देखा और हंसने का इरादा मुलतवी कर दिया। वो चीज़ें चुपके चुपके जमा करूँगा जिन्हें इसने छुआ हो, फिरो बोला। तुम्हें याद है कि कैलिफोर्निया में एक शख्स बेकसूर शख्स को सिर्फ निशानात उंगश्त की बुनियाद पर डाकाजनी का मुजरिम करार दिया गया था। इस केस की बड़ी पब्लिसिटी हुई थी, जिम बोला। हाँ याद है चीफ। डिपारा की उंगलियों के निशानात इस कैशियर की खिड़की पर मिले थे जिसे लूटा गया था। डिपारा का कहना था कि जब वारदात हुई तो वो बैंक से 17 मील दूर था। इस बात की गवाही 13 अफराद ने दी थी। डिपारा का कहना था कि इसने कभी इस बैंक में कदम भी नहीं रखा, फिर भी इसे मुजरिम करार दे दिया गया। इसने सजा भी काटी। फिर वो बोला। वो बेकसूर था, जिम बोला। यस चीफ। और सिर्फ फिंगरप्रिंट्स की वजह से उसे सजा हुई? जिम ने पूछा। हाँ चीफ, हालांकि इसकी बारात का केस बहुत मजबूत था, फिरो ने कहा। टॉम, मुझे याद आता है कि किसी ने इसकी उंगलियों के निशानात वहाँ सबत किए थे, इसे फंसाया था, जिम ने कहा। जी हाँ चीफ, एक्सपर्ट ने इसे फंसाया था। तरीका बहुत सादा था। इसने डी पारा के फिंगरप्रिंट्स कार्ड की ज़ीरॉक्स कॉपी बनाई, फिर इसका इम्प्रेशन उठाया। इसका मतलब है कि फिंगरप्रिंट्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जिम ने कहा। लेकिन इस सूरत में ज़ीरॉक्स मशीन में इस्तेमाल होने वाले पाउडर के ज़रात पकड़ लिए जाते हैं। ये पाउडर निशानात उठाने वाले पाउडर से मुख्तलिफ होता है, फिरो ने कहा। मैं जानता हूँ। लैब में इस वक्त ओवरटन के निशानात को दोबारा चेक किया जा रहा है, जिम ने थके हुए लहजे में कहा। इस वक्त लैब से फ़ोन आ गया। जिम खामोशी से सुनता रहा। फिर से फिरो को बताया। वो असली फिंगरप्रिंट्स हैं, ना वो मुंतकिल किए गए हैं, ना इन पर पाउडर का कोई ज़र्रा है, और ओवरटन के हाथों से बराह रास्त पड़ने वाले निशानात हैं। इसका अंदाज ऐसा था जैसे पूरा हेडक्वार्टर इसके सर पर आ गिरा हो। हैटी स्टार की जागीर से थोड़े फासले पर एक और बड़ी जागीर थी। दरहकीकत वो अमेरिका में केजीबी के हेडक्वार्टर की हैसियत रखती थी। इस रोज़ वहाँ गैर मामूली सरगर्मी दिखाई दे रही थी। अंदर रूसी फर्स्ट सेक्रेटरी के केजीबी के 6 खतरनाक एजेंटों को सूरत हाल से मुतारिफ करा रहा था। ये जगह पागल खाना बनकर रह गई है, फर्स्ट सेक्रेटरी ओंग कमानोफ कह रहा था। 7 दिन में 7 कत्ल हो चुके हैं। रूस में ऐसा मसला कभी नहीं होता, क्योंकि वहाँ नफ्सियात दानों पर नज़र रखी जाती है। खैर, अहम बात यह है कि पोल्ट ब्यूरो का 3rd सेक्रेटरी आज शाम 4 रोज़ा क़याम के लिए यहाँ पर पहुँचा है। इसे जुम्मे को अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करनी है। तुम लोगों को इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। समझ लो कि इसे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं, वरना तुम्हारी जिंदगियाँ, मेरा मतलब समझ रहे हो ना? इन सबों ने सर हिला दिए। वो खौफज़दा नज़र आ रहे थे। कमानोफ ने अपने सर के बालों पर हाथ फेरा। 3rd सेक्रेटरी को किश्ती रानी का बड़ा शौक है। वो यहाँ सेलिंग ज़रूर करेंगे। इनके लिए हिफाजती प्लान तुम्हें बनाना है। वैसे स्टेट डिपार्टमेंट से भी इस सिलसिले में बात की गई है, मगर मेरी तसल्ली नहीं हुई। वो कहते हैं कि पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। रूस में ये होता तो अब तक जेल भर गई होती।
ये अहमक सरमायादार शख्स आज़ादी की खातिर ऐसी हिमाकतें करते फिरते हैं। 6 कर्नलों में से एक ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, आपने ठीक कहा कॉमरेड, ये हिमाकतें सिर्फ अमेरिका ही में होती हैं। अब झटपटे का समा था। अंधेरा तेजी से उतरता चला जा रहा था। वो कुछ देर सायों के गहरे होने का इंतजार करता रहा। फिर वो टेलीफोन लाइनमैन के लिबास में एक छोटा सा बैग थामे सीमेंट के चबूतरे में गड़े हुए इस फ्लैग पूल की तरफ बढ़ गया जहां अहम मौकों पर झंडा लहराया जाता था। फेयरपोर्ट यॉट क्लब में इस वक्त कुछ लोग बोटिंग कर रहे थे, लेकिन वो सब क्लब के उकबी डॉक की तरफ थे। फ्लैग पूल पर किसी की नज़र नहीं थी। वो एक नज़ारे से महरूम रह गए। अपने बैग को बेल्ट के साथ क्लिप करके वो तेजी से फ्लैग पूल पर चढ़ता चला गया। फ्लैग पूल 52 फीट ऊंचा था। ऊपर पहुंचकर इसने हिसाब किताब से तमाम इंतजामात किए। बैग से नायलॉन की डोरी बरामद हुई। डोरी इसने चुरखी से गुजार कर नीचे लटका दी। दूसरे सिरे से नीचे तक पहुंच गए थे। इसके बाद इसने बैग से ग्रीस का डब्बा निकाला। ग्रीस पूल पर अच्छी तरह मलते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरता रहा। नीचे पहुंचते पहुंचते इसके दस्ताने ग्रीस से लुथड़ चुके थे। वो अपनी तैयारियों से पूरी तरह मुतमईन था। इसने पूल पर आखिरी नज़र डाली, फिर अपना बैग हाथ में लिए रात की गोद में उतर गया। वो बारबरा के घर पहुंचा तो वो बिस्तर पर लेटी एक नावल पढ़ रही थी। हेलो जान, आज जल्दी सोने के लिए लेट गई? उसने कहा। हाँ, बहुत थकी हुई हूँ। लगता है तवानाई से महरूम हो गई हूँ। टांगे भी जान हो रही हैं। शायद सफ़र की थकन है। बारबरा ने नावल एक तरफ रखते हुए कहा। स्वीट हार्ट, मैं भी तुम्हें ताज़ा तम कर देता हूँ। चंद ही लम्हों में बारबरा बेसुध होने लगी। वो खुश थी लेकिन फिक्रमंद भी। ये बात इससे गुज़िश्ता रोज़ ही महसूस कर ली थी कि वो अब इसकी तवानाइयाँ निचोड़ने लगा है। वो ज़िंदगी के अज़म से महरूम होकर मोहब्बत की बिस्तर की कैदी बनती जा रही है। ये सब कुछ अब रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो बेबस थी। एहतजाज भी नहीं कर सकती थी। वो रुखसत हुआ तो बारबरा सो चुकी थी। इसने जाने से पहले इसके सिरहाने दूध का गिलास रख दिया। बेली नर्वस हो रहा था। इसे ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला था, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। गुज़िश्ता रात इसने टॉम फेरो से वादा कर लिया था कि वो जाली करेंसी के सिलसिले में ओसेलो की दी हुई टिप के मुतालिक किसी को कुछ नहीं बताएगा। ये झूठ बोलना तो नहीं था, लेकिन एक तरह से झूठ ही था, और अब इसने एक शहादत छुपा ली थी। इसकी जेब में टपारीलों के 2 टोटे थे, मगर मुमकिन है वो शहादत ना हो। 2 आम से टोटे हों, मगर वो इनका क्या करे? वो तो इसके ज़मीर के लिए बोझ बन गए थे। दोपहर के वक्त टॉयलेट में इसका राइस से सामना हो गया। वो राइस पर भरोसा कर सकता था। राइस स्मोकर भी नहीं था। इसने राइस से पूछा, क्या वोटन स्मोकर है? हाँ, वो टपारीलो पीता है। तुम क्यों पूछ रहे हो? राइस ने कहा। यूं ही, कोई ख़ास बात नहीं, बेली ने कहा। लेकिन टपारीलो का सुनते ही इसके पेट में गिरहें सी पड़ने लगी थी। राइस इसे गौर से देख रहा था। इसने अपने हाथ तौलिए से खुश करते हुए कहा, ओवरटन के हाथ रूम में एस्ट्रे से जो टोटे निकले थे, इन्हें देखना चाहते हो? बेली ने इस बात में सर हिला दिया और इसके पीछे चल दिया। रास्ते में राइस ने वजाहत की, कभी दांतों के निशानात का मवाजना फिंगरप्रिंट्स की निस्बत आसान और मौसर होता है, और किसी का मुकम्मल डेंटल रिकॉर्ड हासिल करना मुश्किल नहीं। दंदानसाज पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। अपने कमरे में पहुंचकर राइस ने अपनी कैबिनेट खोली और एक छोटा सा लिफाफा निकाला। लिफाफे को इसने शीशे की ट्रे में झटका। सिगार के 2 टोटे ट्रे में गिर पड़े। राइस ने माइक्रोस्कोप निकालकर इसके जरिए टोटों के किनारे बेली को दिखाए। गौर से देखो, स्मोकिंग करने वाला किनारे चबाता है ना? ये किनारे ज़्यादा ही चबाए गए हैं। बेली गौर से देख रहा था। हाँ, लगता है ये सिगार पीने वाला जज्बाती खलफिशार में मुब्तला था। इसने जेब में हाथ डाला और टिश्यू पेपर में लिपटे हुए दोनों टोटे राइस को थमा दिए। ज़रा इनका अपने वाले टोटों से मुवाजना करो। राइस की आंखें फैल गईं। वो पूछते पूछते रुक गया कि बेली को ये टोटे कहाँ से मिले। इसने खामोशी से इन दोनों टोटों को भी माइक्रोस्कोप के आगे रख दिया। अरे, इन पर बिल्कुल ऐसे ही निशानात हैं, इसने हैरत से कहा। मैं इन्हें स्टेट पुलिस की लैब में भिजवाना चाहता हूँ, वो हतमी फैसला दे सकते हैं। बेली ने इस बात में सर हिला दिया। ज़मीर का बोझ कम हो रहा था। सच्चाई बड़ी शय होती है। मुजस्मे के पास जहाँ ये टोटे मुझे मिले थे, मैंने निशानी लगा दी है, इसने हिचकिचाते हुए कहा। मेरे कितने ही दोस्त ये सिगार पीते हैं। यहाँ बेशतर लोग टपारीलों के स्मोकर हैं। मैं ख्याल के तहत काम कर रहा था। दोस्त, ये एक अहम शहादत है, राइस ने कहा, और चुटकी की मदद से इन टोटों को एक लिफाफे में रख दिया। फिर इसने बेली के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, गस, मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ से ये तुम्हें मिले थे।
ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगी, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। बेली ने इसे शुक्रगुजारी से देखा। जब तुम्हें फुर्सत हो चलना, ये कहकर वो कमरे से निकल आया। राइस मुस्कुरा दिया। बेली के अंदर भी आज़ादी पसंद रूह थी। गज बेली भी इतना साफ सुथरा नहीं था जितना वो समझता था। जिम और ब्रेंडा खामोशी से डिनर कर रहे थे। जिम को मायूसी हुई थी कि वो जूडी से नहीं मिल सका था। इसे ये जानकर खुशी हुई थी कि वो इंश्योरेंस फ्रॉड और गबन के केसों की तफ्तीश की गर्ज से आई है। काश वो इसकी मदद कर सकता होता। 11 बजे वो सोने के लिए लेट गए। जिम लेटते ही सो गया। ब्रेंडा जानती थी कि वो थका हुआ है। एलिस अपनी नई हिकमत अमली को आजमाने के लिए बेताब थी। इसने बेहतरीन और भड़कदार लिबास पहना, अपने जिस्म को खुशबुओं में बसाया और स्पाइक का इंतजार करने लगी। लेकिन इंतजार की तवील साहतों ने जैसे इसके सर पर पानी की बाल्टी उंडेल दी। 7, 8, 9, 10, 11 बज गए। स्पाइक नहीं आया। 11:30 बजे वो आया तो गुस्से से भर चुकी थी। अगर वो पहले वाली एलिस होती तो इस पर बरस पड़ती, लेकिन नई एलिस तो मुख्तलिफ औरत थी। सॉरी हनी, बहुत देर हो गई। ये बड़ा सख्त हफ्ता साबित हुआ है, स्पाइक ने कहा। खाना लगा दूं? मैंने तुम्हारे लिए स्टेक तैयार की है, एलिस ने नरम लहजे में कहा। शुक्रिया। खाना तो मैंने अपने मातहतों के साथ खा लिया था। सुनाओ, मम्मी कैसी हैं? अरे वाह, बड़ी खुशबूदार हो रही हो। स्पाइक को सूरत हाल समझने में सिर्फ 3 सेकंड लगे। वो भूखों की तरह उस पर टूट पड़ा। वो दस्तरख्वान समेटने ही नहीं दे रहा था। एलिस निढाल हो गई। इसका तो बुरा हशर हो गया था और स्पाइक बिल्कुल ताज़ादम लग रहा था। इसने बड़ी नरमी से इसे परे धकेला। बस डार्लिंग, चलो ठीक है, सुबह नाश्ता भी करूँगा, स्पाइक ने दांत निकालते हुए कहा। वो बाथरूम में चला गया तो एलिस ने सोचा कि स्पाइक इसके बस का नहीं, इसे दूसरी औरतों के साथ शेयर करने ही में आफियत है। वो अपनी स्टडी में बैठा था। इसकी बीवी ऊपर बेडरूम में सो चुकी थी। वो इसके लिए बहुत सनसनीखेज, बहुत तवील दिन साबित हुआ था। इसने अपनी नोटबुक निकाली और मैरी बेंसन के नाम पर क्रॉस कर दिया। इसकी लिस्ट का 8वां नाम हुक्म का सत्ता। मैरी बेंसन सुबह 4 बजे तक कार की डिग्गी में रही थी। 4 बजे वो चुपके से बिस्तर से निकला और कार लेकर हाई स्कूल ग्राउंड पहुंचा। वहां मुजस्मे के पास इसने एक कपड़ा बिछाकर मैरी को इस पर लिटाया। फिर इसने स्प्रे गन की मदद से इसके जिस्म पर पेंट किया। वो जल्दी सूखने वाला पेंट था। इसे मुजस्मे तक पहुंचाने में इसके कपड़े पेंट में लुथड़ गए थे। वो कपड़े और वो कपड़ा जिस पर इसे मैरी को लिटाया था अभी बैग में रखे हुए थे। अभी से इनसे छुटकारा हासिल करना था। घर की तरफ जाते हुए इसे डर था कि किसी अखबार घरों में डालने वाले से टकराव ना हो जाए, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कि वो इतवार की सुबह थी। वो घर आते ही सो गया था। 7 कत्ल दरियाफ्त हो चुके थे, 44 अभी बाकी थे। मंसूबा परफेक्ट था। कभी मामूली से किसी एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती थी, लेकिन कोई बड़ी दुश्वारी पेश आने का इम्कान ना था। पुलिस अभी तक दायरे में चकराती फिर रही थी। पुलिस वालों को देखकर इसे सर्कस के हाथियों का ख्याल आता था और वो खुद जैसे रिंग मास्टर था। हाथी बेचारे एक दायरे में घूमते घूमते चकरा गए होंगे। वक्त आ गया है कि अभी इन्हें एक और दायरे में धकेला जाए, वरना तमाशाई बोर हो जाएंगे और कल वो इन्हें ग्रीस से लिथड़े हुए पुल पर चढ़ते हुए नजर आएंगे। अभी 2 घंटे पहले इसने अपने अगले शिकार के घर का नंबर डायल किया था। वो इसमें उलझता रहा था कि जिम की आवाज़ में बात करे या बर्ग्स की आवाज़ में। फिर इसने चीफ जिम के हक में फैसला किया। इसे यकीन था कि शिकार चारा निकले बगैर नहीं रहेगा। वो इसे ऑफर ही ऐसी करेगा कि वो इनकार नहीं कर सकेगा। ओह मारिया, कैसी हो? मैं जिम बोल रहा हूँ। जॉन मौजूद है? फ़ोन पर इसे मारिया को चीखते सुना। जॉन, जिम तुमसे बात करना चाहता है। वो मुस्कुराया। चंद लम्हे बाद जॉन फ़ोन पर आ गया। हेलो जॉन, रेस में कामयाबी मुबारक हो, इसने जिम की आवाज़ में कहा। अफसोस कि मैं ना देख सका। तुमने नेट को शिकस्त दी, ज़बरदस्त। तुम मुसलसल इम्प्रूव कर रहे हो, मैं बहुत मुतासिर हूँ। नहीं, फ़ोन इसलिए तो नहीं किया। बात यह कि अगले माह कौमी चैंपियनशिप हो रही है। मैं अपने और बग्स के साथी की हैसियत से तुम्हें मदऊ कर रहा हूँ। ऐसा है कि तुम सुबह मुझसे मिल लो, कुछ बातें तय करनी हैं। 7:30 बजे आ जाओ। वापसी में 8 वाली ट्रेन पकड़ लेना, यॉट क्लब में। वहाँ स्टेशन भी करीब पड़ेगा। बात सुनो, किसी को बताना नहीं कि हम सबको सरप्राइज करने देना चाहते हैं। हाँ, अपना कमोडोर वाला हेड भी ज़रूर साथ लाना। ओके, 7:30 बजे मिलेंगे। वो मुस्कुराया। कल वो सबको हिलाकर रख देगा। वो एक कत्ल करेगा और 2 लाशें फराहम करेगा। कल वो अपना ट्रम्प कार्ड खेलेगा। अब इक्के को भी सामने आ जाना चाहिए। वो चौंक उठा। सर में वही पुराना वाला हल्कापन था, वही मौहूम सा एहसास, लेकिन इस वक्त इसमें खुशगवारियत भी थी।
बीवी बिस्तर में बैठी उंगली से इसके सीने पर दायरे बना रही थी। वो इसे बड़ी मोहब्बत से देख रही थी। वो इसका था, सिर्फ इसका। वो ख्यालों में इसे थंडरबोल्ट कहती थी। कैसी अजीब बात थी। अरे, सुबह 5 बजे तुमने मुझे जगा दिया और अब इस तरह हंस रही हो, क्या बात है? बीवी मोहब्बत से उससे लिपट गई। 15 मिनट बाद बीवी सो गई, लेकिन वो जागता रहा। वक्त आने पर वो हरकत में आ गया। इसने कार के उकुब नुमा में खुद को देखा। वो हूबहू चीफ जिम की तरह लग रहा था। भेस परफेक्ट था। इसने टपारीलो सुगार का एक कश दिया। वो फेयरपोर्ट यॉट क्लब जा रहा था। दरिया पर धुंध फैली हुई थी। इधर जॉन फ्रॉडिक बहुत खुश था। जिम ने इसे राजदारी बरतने को कहा था, लेकिन इससे रहा नहीं गया। नाश्ते पर इसने सब कुछ उगल दिया। मारिया, मैं जिम और बर्ग्स के साथ कौमी चैंपियनशिप में शिरकत कर रहा हूँ। हम फेयरपोर्ट यॉट क्लब की नुमाइंदगी करेंगे। मारिया बेयकीनी और ताजुब से इसे देखती रही। लेकिन स्वीटहार्ट, तुमने जिंदगी में सिर्फ एक रेस जीती है, और वो भी 1 फीट के मार्जिन से। वो भी इसलिए कि निकोलस का बांध फट गया था। मारिया बोली, तुम जानती हो मैं मेहनत भी भरपूर करता हूँ और कोशिश भी। मैं इनके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। जून ने कहा, मुझे तुम्हारी यही अदा तो अच्छी लगती है। मारिया ने इटलाकर कहा, आज घर जल्दी आ जाना। जॉन फ्रॉडिक इसकी फरमाइश का मतलब समझता था। उसका चेहरा तमतमा उठा। वो इस मामले में भी भरपूर कोशिश करता था मारिया का साथ देने की, लेकिन मारिया तो बिफरी हुई नदी थी। वो अपना कमोडोर वाला हैट हाथ में लिए घर से निकला। 7:30 बजे 5 मिनट पहले वो यॉट क्लब पहुंच गया। धुंध को देखकर लगता था कि दोपहर से पहले नहीं हटेगी। धुंध के पार फ्लैग पूल के पास जिम खड़ा इसे नजर आया। ये वहाँ क्या कर रहा है? इसने सोचा और जिम की तरफ को चल दिया। वो बेचैनी से इसका मुंतजिर था। मॉर्निंग जिम। जून ने बड़े एहतराम से इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वो जिम का बहुत एहतराम करता था। ये कत्ल का चक्कर कब खत्म होगा दोस्त? और कोई नई खबर इस सिलसिले में? ओवरटन आज पकड़ा जाएगा, जिम ने एतमाद से कहा। चाहो तो इस पर अपनी जिंदगी की शर्त लगा लो। जॉन फ्रॉडिक ने इसके एतमाद से मुतासिर हुआ। जॉन, हमें आज ही एंट्री भेजनी है। मुझे तुम्हारी तस्वीर चाहिए, जिम ने कहा। मैं अपना पोलराइड कैमरा साथ लाया हूँ। यहाँ फ्लैग पूल के साथ खड़े हो जाओ। हाँ, ऐसे। इसने इस जगह की तरफ इशारा किया जहाँ वो फ्रेडिक को खड़ा करना चाहता था। इस धुंध में? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं घर से तस्वीर लेकर आता। फ्रेडिक के लहजे में उलझन थी। नहीं, तस्वीर इसी जगह खींची जाएगी। अपना कमोडोर वाला हेड पहन लो। फ्रेडिक को वो सब कुछ अहमकाना लगा, लेकिन इसे खामोशी से तामील की। आखिर जिम क्लब का चैंपियन था। ऐसे नहीं, 1 मिनट, मैं तुम्हें बताता हूँ। हिलना मत। जिम इसके पीछे आकर खड़ा हुआ। इससे पहले जून को कभी एहसास नहीं हुआ था कि जिम की आंखें स्लेट ग्रे कलर की सर्द आंखें हैं, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। फंदा इसके गले में सख्त होता जा रहा था। सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। इसकी टांगें जमीन से उड़ गईं। इसने चीखने की कोशिश की, लेकिन चीख ना सका। वो तमाम इंतजामात पहले ही मुकम्मल कर चुका था। 2 मिनट में जॉन फ्रॉडिक जमीन से 45 फीट ऊपर झंडे की तरह लटक रहा था। इसने रस्सी और दीगर चीजें समेट कर गाड़ी की डिक्की में डाली। गाड़ी में इसने हुक्मनुमा आईने में खुद को देखा और मुस्कुराया। कैसा जबरदस्त पुलिस चीफ लग रहा हूँ, वो बड़बड़ाया। यॉट क्लब से अपनी कार में रुखसत होते हुए इसे फिक्र थी कि धुंध कब छटेगी। वो हाथियों को ग्रीस से लथड़े पुल पर चढ़ते हुए देखना चाहता था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।